So we will discuss homogeneous and non-homogeneous. होमोजीनियस मतलब कि आपके पास जो इक्वेशंस है आपके पास जो इक्वेशंस है जिसके अंदर इक्वल टू करके जीरो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? इक्वल टू करके सिर्फ और सिर्फ जीरो। अगर आपके पास इक्वेशंस है और यहाँ पर राइट साइड पे सबकी वैल्यू जीरो है तो उसको बोला जाएगा होमोजीनियस। अगर कोई एक वैल्यू भी नॉन जीरो है जैसे कि 8 हो गया तो उसको बोला जाएगा नॉन होमोजीनियस। ठीक है। होमोजीनियस यानी कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस है उसकी वैल्यूज होनी चाहिए जीरो, और अगर वहां पर कोई एक वैल्यू भी नॉन जीरो है तो उसको बोला जाएगा नॉन होमोजीनियस। ये है लीनियर इक्वेशंस को चेक करने का तरीका। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करो तो थोड़ा वहां पर चेंज होगा, जिसके बारे में हम अभी नहीं नेक्स्ट सेम में डिस्कस करेंगे। सो अपनी बुक में लिख देना कि अगर आपके पास इक्वेशंस है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो ही टाइप के इक्वेशन दिए जाएंगे, या तो राइट साइड पे जीरो होगा या तो राइट साइड पे नॉन जीरो होगा। अगर सारे जीरो है तो होमोजीनियस, अगर कोई एक भी नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? ओके। अब एक्चुअल में यहाँ पर आपको दिया भी है पूरा सॉल्यूशन वगैरह। क्योंकि हमारे पास वक्त कम है तो मैं आपको बेसिक स्क्रीन के ऊपर आप देखते जाओ, मैं अपने हिसाब से आपको बताता जा रहा हूँ एक एक पॉइंट ड्रॉ करके। कोई भी अगर आप मैथमेटिक्स में रूल है, कोई भी अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है। अगर आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है तो होमोजीनियस मेथड्स चलेगी। फिर आप नॉन होमोजीनियस लेके आओगे तो सॉल्यूशन तो मिलेगा लेकिन लेंदी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिफरेंस तो सिर्फ वैल्यूज का ही। जीरो है तो थोड़ा इजी रहेगा, नॉन जीरो है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक प्रॉब्लम्स को पहले उसका नेचर देखो। अगर होमोजीनियस है तो वही मेथड यूज करो, अगर नॉन होमोजीनियस है तो उसकी पर्टिकुलर जो मेथड्स है उसके बारे में सर्च करो और उसको उसको डिस्कस करो। सो प्रॉब्लम पे पहले अटैक करो। यहाँ पर यही दिया है कि यहाँ पर देखो ओ करके दिया है 0 0 0। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया वही का वही है पूरा। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, क्योंकि हमें इंटरेस्ट है सॉल्यूशन में, सो सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। अगर मैं ये बात बोलूँ आपको कि ये 2 + x = 3, तो x क्या होगा? x = 1 जो है वो मेरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो 1 आया ये हुआ मेरा यूनिक सॉल्यूशन, ये हुआ मेरा यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पर x² कर दूं तो मेरे पास x की वैल्यू कौन कौन सी आएगी? -1 एंड +1। अगर मैं यहाँ पर -1 रखूँ या +1 रखूँ तो भी मेरा इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो ही रहा है। तो -1 एंड +1 बोथ आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये क्या हुआ? यूनिक नहीं है, मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। देयर आर 2 सॉल्यूशन। और कई कई बार तो क्या होगा, आपको कुछ फंक्शन इस तरह से दिया जाएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन बने, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि आपको यूनिक सॉल्यूशन ही मिले, हो सकता है कि वहां पर सॉल्यूशन ना भी मिले। देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन विच इज कंसीडर एज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले दो कॉन्सेप्ट जो है, कंसिस्टेंसी ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, आप अपनी बुक में लिखते जाना, स्क्रीन के ऊपर देखो, अपने हिसाब से नोट्स भी बनाते जाना। ये नोट्स तो आपको मिलेगी बाद में, एक लेक्चर के बाद। कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये कंसिस्टेंसी वाला कॉन्सेप्ट है क्या?
तो आप देखें जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, उसी तरह से यहाँ पर दो वर्ड्स है हमारे पास, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। द मीनिंग इज व्हाट, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस है, अगर उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यूनिक है, इनफाइनाइट है वगैरह, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन है और अगर वहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, तो उसे बोला जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम, उसे बोला जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर मेरे पास जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है ही नहीं, उसका सॉल्यूशन है ही नहीं, उसे बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट। फिर से हमने क्या डिस्कस किया अब तक, मैट्रिक्स डिस्कस किया, एक्स इज इक्वल टू बी किया, ऑगमेंटेड किया, होमोजीनियस सीख लिया, नॉन होमोजीनियस सीख लिया, लेकिन अब बाद में अब बारी आ रही है सॉल्यूशन। पहले तो प्रॉब्लम समझ ली। अब सॉल्यूशंस दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो है या तो नहीं। अगर सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट होगा, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। यहाँ तक सबका लॉजिक क्लियर? अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है। ओके, तो किसी को प्रॉब्लम अभी नहीं है? ओके, फिर अगर मेरे पास लीनियर सिस्टम जो है उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो हो जाएगा कंसिस्टेंट, अगर नहीं है तो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दो ही टाइप है यहाँ पे। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट है कि नहीं है? पहली बात तो ये कि मुझे पता कैसे चलेगा कि, वेट अ मिनट, ओके, मुझे पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट है कि नहीं? याद है अभी हमने 10 मिनट पहले डिस्कस किया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि कोएफिशिएंट के साथ इक्वल टू करके जो गिवन वैल्यूज है उसको भी इंक्लूड करना, उसे बोला जाएगा ऑगमेंट। और रैंक तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप रैंक फाइंड करो तो यही ट्राई करो कि उसको आइडेंटिटी बनाओ, क्योंकि आइडेंटिटी से क्या होगा, जीरो जितने भी बनने हैं उतने बन जाएंगे। ये सबसे इजीएस्ट वे है। कोई भी कभी भी रैंक फाइंड करो तो देर आर सो मेनी मेथड्स, लेकिन आप अगर उसको कन्वर्ट करोगे आइडेंटिटी में तो होगा क्या, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने से आपको तुरंत उसका रैंक जो है, आप उसका रैंक फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या दिया है कि अगर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ अ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू n, फिर से, अगर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों सेम है, दोनों की वैल्यूज भी सेम है, तो 100% आई एम श्योर कि आपका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक ही होगा। बुक में लिख लो जल्दी से, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर सेम है तो आपका सॉल्यूशन यूनिक ही होगा। चलो, ये हुआ यूनिक की बात। यूनिक यानी कि एक फिक्स नंबर, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक ना चेंज होने वाला सॉल्यूशन।
दूसरी बात कि अगर अगर यहाँ पर रैंक जो है, और हाँ एन क्या है पता है, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ द वेरिएबल्स। रैंक 3 हुआ, ऑगमेंटेड का रैंक 3 हुआ और 3 वेरिएबल है, तो सॉल्यूशन यूनिक होगा। लेकिन रैंक भी सेम है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी सेम है, बट आपके वेरिएबल्स जो है उससे ज़्यादा है। जैसे कि रैंक 2 हो गया, ऑगमेंटेड भी 2 हो गया, बट वेरिएबल 3 हो गए, तो 2 लेस देन 3 वाली कंडीशन हो गई। तो वहाँ पर आपका सॉल्यूशन बनेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बनेगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है इनफाइनाइट ही बनेगा, क्योंकि वेरिएबल्स अगर ज़्यादा है तो कोई एक वेरिएबल के टर्म में आएगा। जैसे कि x इज इक्वल टू 2z, y इज इक्वल टू 3z, लाइक दैट। जैसे जैसे आप z की वैल्यू चेंज करोगे सॉल्यूशन इनफाइनाइट मिलता जाएगा। सो ये रही बात यहाँ पर यूनिक की और इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। इन दोनों पॉइंट को भूलना नहीं, क्योंकि इस इन दोनों के बेस पे ही आपके सम्स है सारे। लेकिन अगर आप इनकंसिस्टेंट की बात कर रहे हो, यानी कि सॉल्यूशन तो है ही नहीं, ठीक है, सॉल्यूशन तो है नहीं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है उसका मीनिंग क्या है? सेम। रैंक ही सेम नहीं हो गए, रैंक ही सेम नहीं हो गए तो हम थोड़ी कोई प्रोसीजर करने वाले हैं। हमें पता है कि अगर रैंक सेम नहीं है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 है, सो सॉल्यूशन तो मिलने वाला नहीं। ये किस तरह की बात होगी पता है? ये जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, अगर किसी ने कैच किया है तो अंपायर पहले क्या चेक करेंगे, नो बॉल है कि नहीं। अगर नो बॉल है तो वहां से चेक ही मत करो, आउट नॉट आउट की बात छोड़ दो, वहीं से बोल लो कि डेड बॉल है। अगर नो बॉल है तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, उस तरह की कंडीशन। एक बार क्या हुआ था, कोई एंट्रेंस एग्जाम में 3 मार्क्स का एग्जाम्पल दिया था, जिसके अंदर रैंक रैंक ही सेम नहीं आ रही थी। अब जब रैंक सेम नहीं हो गए तो कहाँ से प्रोसीजर होने वाली है? तो सॉल्यूशन नन ऑफ दिस था। ठीक है, तो जल्दी से ये जो पॉइंट्स है उसको लिखो। मैं आपको 5 से 7 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, इसको लिखो आप।
सो सॉल्यूशंस की बात हो गई। प्रैक्टिस जिस तरह करेंगे उस तरह आपका लॉजिक और डेवलप होगा और प्रैक्टिस होगी। सो यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि चलो मैं कभी एक क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आया, इसका सॉल्यूशन आप दे पाए तो बहुत ही अच्छा है। अब जैसे कि मैंने इस इक्वेशन में बात की थी होमोजेनियस के बारे में। सो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, अप टू xn इज इक्वल टू 0। क्या इसको मैं सॉल्यूशन बोल सकता हूँ होमोजेनियस इक्वेशन के लिए? होमोजेनियस यानी कि b1 0 होगा, b2 0 होगा, b3 0 होगा, bm 0 होगा। तो क्या इस सॉल्यूशन को मैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन बोल सकता हूँ कि नहीं? राइट डाउन इन चैट बॉक्स। थिंक अबाउट इट। ओके गुड। सो पहली बात, जिन जिन लोगों ने यस किया है उन लोग का सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है। आई एम वेरी हैप्पी कि जिन जिन लोगों ने यस लिखा है
उसका सॉल्यूशन एकदम सही है, क्योंकि आप बोल सकते हो, मैंने क्या बोला, आपको बस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। x1 भी है, x2 भी है, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो चेंज तो होगा नहीं। तो जब भी आप ये बोले कि होमोजेनियस इक्वेशन है, तो उसका एक सॉल्यूशन 0 0 0 तो होगा ही। तो उस सॉल्यूशन को बोला क्या जाता है? मैंने इसलिए आपको क्वेश्चन पूछा कि अगर आप बोले तो एवरी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ध्यान से सुनना, every homogeneous system of linear equation is consistent because all such systems have 0 0 0 as a solution। अगर सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा। तो ध्यान से सुनना ये बात, ये गेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ये बोले कि होमोजीनियस कंसिस्टेंट होगा, हर बार होगा, कई बार होगा, मे बी मे नॉट बी, ऑलवेज, उस तरह की ये सिस्टम, उस तरह से आप आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे। लेकिन आपका अगर बेसिक क्लियर है, आपका लॉजिक क्लियर है, देन यू कैन से यस, एवरी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ट्राइबल सॉल्यूशन। जब भी आप 0 0 0 रखे तो उसको ट्राइबल या ट्रिवियल, प्रोनाउंसिएशन जो है अपने हिसाब से करिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी लोग वैसे ट्रिवियल ही बोला जाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर जीरो के अलावा कोई सॉल्यूशन है तो उसको बोला जाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, सो सॉल्यूशंस वाला कॉन्सेप्ट भी आपका अभी क्लियर हो चुका। एवरीवन क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल? And always remember, the homogeneous system of linear equation always have trivial solution, which is what? 0 0 0 and 0. So solution की भी बात कर ली, फंक्शन भी देख लिया, लेकिन सॉल्व किस तरह से करें? तो ध्यान से यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर फोकस करना है। तो जब भी आपको इसी तरह से एग्जांपल दिया जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड फाइंड द सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली। सो मैं डायरेक्ट एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। पहले तो पता होना चाहिए कि लीनियर है कि नहीं। किस तरह से पता चलेगा लीनियर है कि नहीं? सबकी पावर देखो 1 1 है, वेरिएबल्स की पावर 1 1 है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। और पहले उसके बाद चेक करो कि होमोजेनियस है कि नॉन होमोजेनियस। जाहिर सी बात है नॉन होमोजेनियस है। अगर होमोजेनियस होता तो यहाँ पर 0 0 0 आता। ठीक है, ये नॉन होमोजेनियस, एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए। हमने क्या सीखा था? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ अ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स if both are same and equal to number of variable। हमने क्या सीखा था? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पहला, रैंक ऑफ अ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ वेरिएबल, ये तीनों की तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देन आवर सॉल्यूशन इज यूनिक। अगर ये दोनों इक्वल है और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हुए तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। गुड। सो ऑगमेंटेड लिखने का तरीका, कोफिशिएंट लिख दिया, उसके बाद वैल्यू लिख दी। ओके, सो नाउ रैंक की बात हो रही है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर भी इक्वेशन को ट्राई किया है, इचलन फॉर्म में, इकोलन फॉर्म में ट्राई करने किया है। यहाँ पर इकोलन फॉर्म क्या होना चाहिए? 1 से शुरू होना चाहिए और उसके बाद 1 के नीचे 0 होने चाहिए। वापस भूल गए क्या? 0 वाली रो है तो नीचे आनी चाहिए, 1 के नीचे 0 होना चाहिए और हर एक 1 दूसरे 1 से राइट साइड की तरफ होना चाहिए। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया रो इकलन फॉर्म में। ठीक है, क्या हमने कन्वर्ट किया? रो इकलन फॉर्म के अंदर, जो मैं अभी नहीं करवा रहा क्योंकि आप लोग को पता है। कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है? आपको एक्स इज इक्वल टू बी लिखना है। ध्यान से सुनना, अभी कोई लिखना मत। आपको लिखना है एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इज इक्वल टू बी, ये रहा ए, ये रहा एक्स, ये रहा बी। ओके,
अब क्या होगा, इक्वेशंस बनाना तो आपको भी आता है, किस तरह बनाना इक्वेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू -10, एंड 0x प्लस 0y प्लस z इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा। उसके बाद y और z इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। ओके, सो देखो ये सॉल्यूशन मिला 1 2 3, 1 2 3। अब देखो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर चेक भी करोगे रो रो इकोलन फॉर्म से, रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ वेरिएबल, ये दूसरी मेथड। पहले रैंक फाइंड करो मैट्रिक्स का, उसके बाद रैंक फाइंड करो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ वेरिएबल, ये दूसरी मेथड से करोगे फिर भी सॉल्यूशन सेम आएगा। अगर आपको एग्जाम में ये दे यूजिंग रैंक तो आपको ये मेथड दूसरी वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ ये दे कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। एवरीवन क्लियर? उसी तरह से आपको दिया है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया, रो इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो रो इकोलन फॉर्म क्या कर क्या रहा है पता है, आप अगर लॉजिक को समझो ना तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या है, ये जो डायगोनल जो है ये डायगोनल होगा हमारा एक्स वाई जेड। देखो मैं आपको थोड़ा यहाँ से दिखा देता हूँ, इकोलन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मीनिंग या फिर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का मीनिंग है क्या, आप कुछ भी कर ले, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल जो है ये हर बार आपके एक्स वाई जेड आएगा। सो आपने ये वाला ट्राइंगल जीरो कर दिया या ये वाला ट्राइंगल जीरो कर दिया तो सॉल्यूशन जो है वो इजीली फाइंड होगा। मेरी बात समझ रहे हो? अगर 0 0 0 है तो हमें कुछ देखने की जरूरत तो है ही नहीं। अगर आप ये अपर ट्राइंगुलर की बात करो, अपर ट्राइंगल, यहाँ पर क्या है, अपर ट्राइंगुलर जीरो नहीं है, सिर्फ लोअर ट्राइंगुलर जीरो। ये सॉल्व करना इजी है कंपेरेटिव टू दिस, इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर आपने उसको रो इकोलन से कर दिया या फिर ऑगमेंटेड की मदद से कर दिया तो होगा क्या, सॉल्यूशन इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें वही तो चाहिए। देखो यहाँ पर भी क्या किया, इकोलन फॉर्म यूज किया। किस तरह से पता चलेगा कि आपका फाइनल फॉर्म इक्वलन है, 1 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, 0 वाली रो जो है वो लास्ट में होनी चाहिए, ठीक है, 1 राइट साइड पे होना चाहिए, ये भी ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पर लॉजिक दूसरा, अब जब ये 0 है, ये जब 0 ही है पूरी की पूरी रो, तो यहाँ पर लिखने का तो कोई मीनिंग है नहीं। किस तरह से लिखेंगे, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8, 0 इंटू एक्स विच इज 0, y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। चलो y प्लस जेड इज इक्वल टू 3 हो गया। सो यहाँ पर अल्टीमेटली होगा क्या, यहाँ पर इतना आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी कोई एक रो जीरो है, अगर आपकी कोई एक रो जीरो है तो सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट ही होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा फंक्शन जो है कोई एक वैल्यू के फॉर्म में डिफाइन होगा। किस तरह से, यहाँ पर ध्यान से देखो, अब z की वैल्यू तो यहाँ पर मिलने से रही, ये तो मिलने वाली है नहीं, तो हमने फॉर अ वाइल एज्यूम कर लिया सपोज z इज इक्वल टू टी। z इज इक्वल टू टी करोगे तो x और y जो है वो t के फॉर्म में आ जाएगा, x और y जो है वो t के फॉर्म में आ जाएगा।
एक्स और वाई जो है, मैं फाइनल आउटपुट दिखा रहा हूँ, एक्स भी टी के फॉर्म में, वाई भी टी के फॉर्म में, जेड भी टी के फॉर्म में। अब इसे इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मैं टी मैंने 0 ले लिया तो एक्स वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, टी मैंने 1 लिया तो एक्स वाई की वैल्यू चेंज होगी, अगर टी मैंने 10 ले लिया फिर भी मेरा सॉल्यूशन डिफरेंट आएगा, यानी कि यूनिक तो नहीं मिल रहा, लेकिन हर एक टी की वैल्यू के लिए मेरा सॉल्यूशन वेरी हो रहा है। अगर टी बिलोंग्स टू आर है, ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी बात नहीं समझते लोग, ये अगर मैंने टी बिलोंग्स टू आर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, सो सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। बात समझ रहे हो मेरी? क्योंकि वहां पर z 0 हो रहा था। फिर से, अगर आप z की वैल्यू t कोई भी वैल्यू ले, 0 ले, 1 ले, या फिर 100 ले, 10,000 ले, हर बार आपको सॉल्यूशन अलग ही मिलेगा। तो t की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट हो रहा है। दूसरी मेथड क्या है? दूसरी मेथड है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दो आ रहा है, और नंबर ऑफ वेरिएबल है 3। सो जब भी आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हो गए तो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा आपका? इनफाइनाइट। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी रैंक कितना बन रहा है? योर रैंक इज 2। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। बहुत इजी टॉपिक है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलो, दो केस यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर आप थोड़ा पोर्शन कवर करना है, मैं देख लेता हूँ, अगर टाइम है तो आज थोड़ा बहुत पोर्शन कवर कर लेंगे। गॉस जॉर्डन मेथड, देखो गॉस एलिमिनेशन जो है, गॉस एलिमिनेशन में क्या होगा? गॉस एलिमिनेशन में आप रो इचेलन को देखेंगे, आप रो इचेलन फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे। गॉस जॉर्डन जो है वहां पर आप रिड्यूस रो इचेलन करेंगे। क्या करेंगे? रिड्यूस रो इचेलन फॉर्म। अपनी बुक में लिख देना, गॉस एलिमिनेशन, इचेलन फॉर्म, गॉस जॉर्डन, रिड्यूस रो इचेलन फॉर्म। और तीसरा, अगर कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ ये बोला है आपको कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या करना है? तो सिंपल उसको आइडेंटिटी बनाओ और सॉल्यूशन फाइंड करो। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है तो आप फॉर मेरे क्लास के अंदर, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मशीन लर्निंग के जितने भी स्टूडेंट हैं, उसको मैं ये कहूँगा कि मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। हाँ, ये कंपलसरी है। अगर ये बोला है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, आइडेंटिटी बनाओ और तुरंत सॉल्व कर दो, सॉल्यूशन खत्म। ठीक है, ये मेरी क्लास में मैं आपको थोड़ी फ्रीडम दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि गॉस एलिमिनेशन, तो आपको रो इचेलन में कन्वर्ट करना है। अगर मैंने ये बोला कि गॉस जॉर्डन, तो रिड्यूस रो इचेलन फॉर्म। रिड्यूस रो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने बहुत डिस्कस किया है वो। तो इसी तरह से 3 वेरिएबल हो गए, 3 इक्वेशंस हो गए, 3 अननोन को फाइंड करना है। पहले क्या करना है? ऑगमेंटेड लिखना है, उसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस रो इचेलन में। इसमें करना है आपको रिड्यूस रो इचेलन फॉर्म, जिसके अंदर क्या पॉइंट डिफरेंस क्या था कि इकलन के अंदर जो था, इकलन फॉर्म बनाओ, लेकिन रिड्यूस के अंदर 1 के ऊपर और 1 के नीचे 0 होने चाहिए। बस यही था दोनों में डिफरेंस। इकलन तो करना ही है यहाँ पे, बस डिफरेंस यही था रिड्यूस में कि 1 के ऊपर भी 0 होने चाहिए, नीचे तो होने ही चाहिए। ओके, अब ध्यान से देखना, मैंने थोड़ा यहाँ पर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी को ऑगमेंटेड में प्रॉब्लम नहीं है ना? किसी को है प्रॉब्लम ऑगमेंटेड में तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपको थोड़ा वापस बता दूं, क्योंकि बिना ऑगमेंटेड के तो होगा नहीं। है किसी को डाउट तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो।
क्योंकि फिर उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर मैं काफी सारे बच्चे जो है वो एक बारी में समझ लेते हैं, जरूरी नहीं है कि सबको एक बारी में ही समझ आए। हमारे क्लास में काफी स्टूडेंट है जो मैं जो पोर्शन करवाऊँ तुरंत समझ के चैट बॉक्स के अंदर लिख भी देते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप ओके, कोई बात नहीं, आप आपको ऑगमेंटेड में बता रहा हूँ। ऑगमेंटेड क्या है कि ये जो कोफिशिएंट जो है, उन कोफिशिएंट का मैट्रिक्स जो बनेगा उसके साथ ये राइट साइड वाली वैल्यूज को यहाँ पर इंक्लूड करना। क्या करना है आपको? राइट साइड जो वैल्यूज है इक्वेशंस की उसको सिर्फ लिखना है। ये हो गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। अब डाउट है आपको? डाउट है आप तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सिर्फ यही, सिर्फ एक कॉलम ऐड करनी है। और हर बार आपको इस तरह के प्रॉब्लम में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अब क्यों इंक्लूड करना पड़ेगा? क्योंकि नॉन होमोजीनियस है। अब जाहिर सी बात है कि नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस में भी करेंगे लेकिन मैं आपको अलग से बताऊंगा। क्योंकि इक्वेशंस जो है उसका फॉर्म पूरा का पूरा होना चाहिए, कोफिशिएंट से नहीं चलेगा। अगर आप ये नहीं लिखते, अगर आप ये नहीं लिखते तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है कि क्या है? लीनियर इक्वेशन उसकी वैल्यूज की मदद से ही तो पता चलेगा, वरना सेटिस्फाइड किस तरह से करोगे आप? मेरी बात समझ रहे हो? ऑगमेंटेड लिखने का भी रीजन है यहाँ पर। ओके, सो रिड्यूस रो में कर दिया। चेक यही करना है कि लास्ट वाली रो जो है अगर पॉसिबल अगर आ रही है तो जीरो वाली रो नीचे आनी चाहिए, ऊपर नहीं आनी चाहिए। वन के नीचे जीरोस होने चाहिए और राइट साइड पे 1 to 1 होने चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट जो है वो अपनी जगह ठीक है। फिर से वही 0x 0y इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो देखो। मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ। इतना तो हमें पता है कि 0 into x प्लस 0 into y प्लस 0 into z 0 होगा, लेकिन -2 तो नहीं होगा। ये तो हमें बचपन से पता है कि 0 into x प्लस 0 into y प्लस 0 into z इज इक्वल टू 0 ही होगा। -2 तो होगा ही नहीं। तो यहां से पता चलेगा कि इनका तो कोई सॉल्यूशन बनने वाला है नहीं। यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन तो बनेगा क्योंकि इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पर देखें तो क्या 0 इज इक्वल टू -2 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन, बिकॉज आवर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होना ना सॉल्यूशन होना। बात समझ रहे हो मेरी आप? क्योंकि इक्वेशन को देख के हमें पता चला कि यहाँ पर ये -2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आवर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। क्लियर? और दूसरी मेथड क्या थी? दूसरी मेथड अगर आप देखो, सो रैंक क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर आप फाइंड करोगे वो 2 आएगा। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 आया। और वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल 3 है। वेरिएबल 3 यानी कि एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ओके ओके ओके, ध्यान से देखो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर फाइंड करोगे तो 2 आएगा। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है? देखो यहाँ पर तीनों की तीनों रोज है। अगर आप ये चेक करो तो देखो, अगर ये लास्ट वाली रो ये भी 0 होगा ना तो आपका रैंक 2 होगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। लेकिन यहाँ पर तो हमें दिया गया है -2, यानी कि रैंक हो गया 3 फॉर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। रैंक ऑफ 3 फॉर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कि रैंक ही सेम नहीं। सेकंड मेथड, रैंक ही सेम नहीं है तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। क्लियर? क्लियर और नॉट?
ओके गुड। ये एग्जांपल्स है वो आप पीपीटी से कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम है नहीं, पीपीटी में आपको बाद में दे दूंगा। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, आई थिंक मुझे ये आज डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में एक ही लेक्चर होगा और आपको तीन ट्यूटोरियल्स मिलने वाला है। हालांकि आप तो कर ही दोगे उसको, सिर्फ दो ट्यूटोरियल्स, तीन नहीं। मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ तो ये ट्यूटोरियल्स नहीं बन पाया, और आप लोगों ने ट्यूटोरियल्स कंप्लीट कर दिया। अगर किसी के ट्यूटोरियल्स बाकी है कंप्लीट करना तो कंप्लीट कर दे, क्योंकि क्या है कि आपकी एग्जामिनेशन जो है वो भी शुरू होने वाली है, वाइवास वगैरह भी होगा, आपको वाइवास के लिए प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। तो उस तरह से आप देख लेना। लेकिन यहाँ पर पहले ध्यान से देख लो, इसको आइजन भी बोलते हैं, आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर। अब ये यूज कहाँ पर होता है? एक्चुअली स्पेस की बात करो 2D और 3D में, तो आप जब भी कोई एक्सिस को कंपेयर करते हैं तो कोई ऐसा कोई वेरिएबल चाहिए या फिर नॉन जीरो नंबर चाहिए जिसकी मदद से आप कंपेयर कर पाओ। ठीक है, 6 = 2 × 3, 6 = 2 × 3, तो 2 हो गया लेमड़ा, या फिर 3 × 2, तो 3 हो जाएगा लेमड़ा। सो जब भी आप 3D में बात करो या फिर कोई स्पेस से रिलेटेड बात करो, सो वहां पर इक्वल होने के लिए कोई आपके पास नंबर चाहिए जो उस पूरी की पूरी फंक्शन को सेटिस्फाइड करे। सो उस लेमड़ा को बोला जाता है आइगन वैल्यू, और उस वेक्टर को बोला जाता है आइगन वेक्टर। इस तरीके से होगा, Ax = λx, अभी से दिमाग में बिठा लो। Ax = λx, जिसके अंदर A हो जाएगा मैट्रिक्स, X हो जाएगा हमारा वेरिएबल, लेमड़ा जो है वो नॉन जीरो कोई नंबर होगा। क्या होगा? नॉन जीरो नंबर। और ये हो जाएगा वापस से X। सो दोनों को कंपेयर तभी कर सकते हो जब आपके पास कोई एक लेमड़ा। सो X = λx, लेमड़ा हो जाएगा आइगन वैल्यू, एक्स हो जाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स, और दोनों इक्वल होने चाहिए। अब मैं ये पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आप पढ़ लेना। मैं अभी आपको ये सिखा रहा हूँ कि आइगन वैल्यूज फाइंड किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा। अब हमारे पास जो फंक्शन क्या है, X = λx, लेकिन जब भी आप फाइंड करना चाहो वैल्यूज, सो यहाँ पर आपको, आप वैल्यूज मैट्रिक्स की वैल्यूज डिटर्मिनेंट से ही फाइंड कर सकते हो। आपको भी पता है कि इनवर्स मैट्रिक्स है उसके अंदर भी डिटर्मिनेंट चाहिए तभी वो एग्जिस्ट होगा। सो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, पहले लिखना है, क्योंकि आप लिख सकते हो, यहाँ पर ध्यान देना, X = λx, जो मैंने अभी डिस्कस किया, A माइनस, क्या मैं लिख सकता हूँ, λx × I, क्योंकि आइडेंटिटी है तो मैं लिख भी सकता हूँ 1001, A माइनस λI × x = 0। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि या तो ये 0 होगा या तो हमारी मैट्रिक्स जो है वो 0 होगी। तो मैं फिलहाल ये ले लेता हूँ क्योंकि मुझे लेमड़ा की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ A माइनस λI = 0। अगर मैट्रिक्स है
तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। डिटर्मिनेंट से आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये रही पूरी की पूरी प्रोसीजर। लेकिन आपको सारी की सारी प्रोसीजर दिखानी नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए। लेमडा है हमारा आइगन वैल्यू। तो ये लिख दिया a लेमडा आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं मैट्रिक्स में इस तरह से लिख सकता हूँ, राइट साइड की हमारी वैल्यू है 0। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 क्रॉस 2 को सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल। लेमडा की वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, 2 3। सो अब ये रहा लेमडा इज इक्वल टू 2 एंड लेमडा इज इक्वल टू 3 विच इज नोन एज आइगन वैल्यूज। अगर इस पूरी स्क्रीन जो आपके सामने है उस पर्टिकुलर पेज पे प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करें, चैट बॉक्स में लिखे कि हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज, क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट के सिवा फाइंड होगी। इसलिए हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया और लेमडा की वैल्यूज फाइंड। यह 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर देखो, उसके बाद आइगन वेक्टर शुरू करते हैं। ओके, अब दूसरी बात है कि हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर। सो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप आइगन वेक्टर की बात करो तो पहले आपके पास आइगन वैल्यूज होनी चाहिए। चलो, दूसरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको दो ही चीज बोली जाएगी, या तो फाइंड करो आइगन वैल्यू या तो फाइंड करो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। 3 क्रॉस 3 दिया है तो पहले क्या करना है, पहले 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट 0 करो और लेमडा की वैल्यू फाइंड करो। सो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हमने कर दिया 0, लेमडा की वैल्यू फाइंड की। क्यूब है तो 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इस फंक्शन को, क्योंकि आप कोई भी प्रोसीजर करके फाइंड करें डिटर्मिनेंट की वैल्यूज तो आप फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर कितने वैल्यूज मिले, लेमडा इज इक्वल टू -2 -4 -6, ऑल आर आइगन वैल्यूज। ठीक है, ऑल आर आइगन वैल्यूज। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आइगन वेक्टर। अब आइगन वेक्टर जो है वो यूनिक होगा। -2 के लिए भी वेक्टर अलग होगा, -4 के लिए भी वेक्टर अलग होगा, -6 के लिए भी वेक्टर अलग होगा। सो पहले फाइंड करते हैं -2 के लिए। सो फॉर लेमडा इज इक्वल टू -2, प्रोसीजर क्या है, वेक्टर तभी फाइंड कर पाओगे जब आपके पास कैपिटल एक्स हो। सो ये तो हमें पता ही है कि x इज इक्वल टू लेमडा एक्स।
ax is equal to lambda x। सो यहाँ से ये आ जाए, क्योंकि लेमडा एक्स के बाद हम आइडेंटिटी लिखते हैं। सो ए माइनस, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, तो कैन आई राइट ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स। ओके, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स, यानी कि हम जो अब तक लिख रहे थे वो फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आपके ऊपर है, इसका सॉल्यूशन आप मैट्रिसेस से फाइंड करो, गॉस एलिमिनेशन से फाइंड करो, या फिर दो दो इक्वेशन को कंपेयर करके फाइंड करो। ये सॉल्यूशन आपके ऊपर है। लेकिन मैं तो यही मानता हूं कि जब भी आपके पास तीन इक्वेशन हो, तीन अननोन हो, तो क्रेमर रूल का यूज किया करो। क्रेमर रूल यानी कि देखो, अब यहाँ पर दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस का क्रेमर रूल आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि क्रेमर रूल ही करें, आपको जो भी पसंद है, जो भी आपको लगे, उस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तीनों इक्वेशन को कंपेयर करके भी आप कर सकते हो, आपको जो मेथड अच्छी लगे। यहाँ पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी जाती, आपको जो भी फॉर्म अच्छी लगे उस फॉर्म के अंदर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए हैं, दो इक्वेशंस को कंपेयर किया है, ये वाले। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पर रूल क्या है? रूल है एक्चुअल में x डिवाइड बाय -1। ये आप अपने आप देख लेना, क्रेमर मीन्स की पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दूंगा, अभी फिलहाल कोई टाइम नहीं है मेरे पास। सो इसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, हाउ टू सॉल्व यूजिंग क्रेमर रूल, या फिर आपको पता ही है। तो एक सॉल्यूशन मिलेगा। -4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे बात ध्यान से सुनना। a माइनस लेमड़ा आई के अंदर पहले हमने रखा -2। पहले क्या करना है, -2 यहाँ पर रखना है, -2 यहाँ पर रखना है। उसके बाद -4 करके दूसरा इक्वेशन बनाना है, -6 पुट करके तीसरा इक्वेशन बनाना है। मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में वापस से रिपीट करवा दूंगा, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी कोई लीव मत होना, ये मैं वापस से डिस्कस करूंगा, ठीक है? नहीं करना है, डिस्कस नहीं होगा। अभी कोई लीव मत होना। मैं आपको वापस से आइगन वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं रिपीट करवा दूंगा। सो नाउ यू ऑल कैन लीव। एक्चुअली टाइम भी थोड़ा ज्यादा ले लिया, ठीक है? मैं आपको वापस से वो कंप्लीट करवा दूंगा। जय चौहान, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ जय चौहान है कि नहीं। उसका एनरोलमेंट नंबर बोल देना। सो नाउ यू ऑल कैन लीव, ठीक है? ओके, गुड।